गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेसन नंबर 4 पढ़ रहे थे हम, है ना। में कुछ चीज़ें तो हमने देख ली थी। आज हम पढ़ेंगे औद्योगिकरण। औद्योगिकरण क्या होता है? तो औद्योगिकरण पहले भी मैंने आपको बताया कि जब क्या होता है कि वस्तुओं का निर्माण जब मशीनों की सहायता से ज़्यादा किया जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा उसका निर्यात किया जाता है, तो ऐसी जो प्रणाली है उसे ही हम किस नाम से जानते हैं? औद्योगिकरण के नाम से जानते हैं। एक प्रक्रिया जिसमें वस्तुओं का उत्पादन हस्त उपकरणों के स्थान पर निर्जीव शक्ति संचालित मशीनों के आधार पर किया जाता है। वही बात आ गई कि प्राचीन समय में क्या है कि जो वस्तुओं का निर्माण होता था वो मनुष्य स्वयं हाथों से करते थे, लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन हुआ, टेक्नोलॉजी आ गई, मशीनों का निर्माण होने लगा। अब मशीनों का निर्माण हो गया तो ऐसी मशीनें बना दी गई जो क्या है वस्तुओं का उत्पादन कर सकती है। तो आजकल जैसे हम देखें तो कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सामान बनता है तो फैक्ट्रियों में, बड़े बड़े उद्योग धंधों में बनता है और मशीनों से बनता है। ठीक है। शक्ति संचालित मशीनों का प्रयोग न केवल कारखानों अपितु यातायात, संचार, परिवहन तथा खेती आदि में भी किया जाता है। अब देखिए, जो मशीनों का उपयोग है वो केवल ऐसा नहीं है कि उद्योग धंधों में किया जाता है। इसके अलावा हम यातायात के रूप में देखें, परिवहन के साधन है, ये भी मशीन है। संचार के साधन है तो इनको भी हम मशीनें ही कहेंगे। ठीक है। इसके अलावा खेती में जैसे उपकरण काम में आता है, वो सब क्या है? मशीनें हैं। औद्योगिकरण के वृहत आधार पर श्रम विभाजन, विशेषीकरण, पूंजी के मालिकों, प्रबंधकों और कामगारों के मध्य नवीन उत्पादन संबंध, नगरीयकरण तथा उद्योग और जनसंख्या के भौगोलिक केंद्रीकरण तथा व्यावसायिक संरचना में परिवर्तन किए है। हर क्षेत्र में परिवर्तन हुआ। जब औद्योगिक क्रांति आई या औद्योगिक परिवर्तन हुए तो क्या है कि हर क्षेत्र में परिवर्तन हुआ, क्योंकि पहले जो लोग थे वो काम स्वयं करते थे, अब वो ऐसी जगह जाने लग गए जहाँ पर मशीनें थी। ठीक है। इसके अलावा मशीनों के आने से लोग बेरोजगार भी हुए, कुछ को रोजगार भी मिला, कुछ बेरोजगार भी हुए। ठीक है। औद्योगिकरण का संबंध यांत्रिक उत्पादन के उदय से है, जो शक्ति के गैर मानवीय संसाधन जैसे वाष्प अथवा विद्युत पर निर्भर करता है। ये आधुनिक समाज की एक प्रमुख विशेषता है। इसने संपूर्ण विश्व में सामाजिक अर्थव्यवस्था के व्यापक परिवर्तन किया। मूल रूप से औद्योगिकरण एक आर्थिक प्रक्रिया है और इसका सामाजिक परिणाम बहुत दूरगामी होता है। औद्योगिकरण के चलते अर्थव्यवस्था और सामाजिक संरचना में बहुत बड़ा बदलाव आया। जो सामाजिक संरचना थी, लोगों के जो काम थे उनमें परिवर्तन हुआ और अर्थव्यवस्था में भी परिवर्तन हुआ। 17वीं से लेकर 18वीं शताब्दी के बीच यूरोप में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में काफी विकास हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप लगभग 1760 के आसपास ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात हुआ। अब देखिए, जो यूरोप है उस यूरोप में कई वैज्ञानिक परिवर्तन हुए, जिसके कारण 1760 में जो ब्रिटेन है वहाँ पर औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात हुआ। औद्योगिक क्रांति के द्वारा मशीनों से उत्पादन प्रारंभ हुआ। अब जो पहले सामान हाथों से बनाया जा रहा था वही सामान अब किससे बनेगा? मशीनों से बनेगा। श्रमिकों के स्थान पर मशीनों ने कम समय में अधिक उत्पादन प्रारंभ किया। अब देखो, मनुष्य सामान बनाता है हाथ से तो वो कम बनेगा और मशीनों के द्वारा सामान बनाया जा रहा है। ठीक है। तो मशीनों से जो सामान बनाते हैं उसमें जो उसकी जो मात्रा होती है वो बढ़ जाती है, अर्थात कई ज़्यादा गुना उत्पादन होता है। यूरोप विशेषकर ब्रिटेन के लोगों ने बढ़े हुए उत्पादन के लिए बाजार तथा नए उत्पादन हेतु कच्चे माल हेतु नवीन उपनिवेश स्थापित किए। औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया ने ब्रिटेन एवं यूरोप में औद्योगिकरण की ओर बढ़ावा प्रदान किया। ब्रिटेन औद्योगिकरण करने वाला पहला समाज बना, अर्थात जो ब्रिटेन था वहाँ पर सबसे पहले औद्योगिक क्रांति हुई, जिससे सर्वप्रथम लोग ग्रामीण से नगरीय बने। अब देखिए, पहले जो लोग थे वो गाँव में निवास करते थे, लेकिन अब क्या है, जैसे उद्योग धंधे हुए
तो मशीनें लगी है, मशीनों से काम हो रहा है, तो वहाँ पर फैक्ट्रियों में काम करने के लिए मजदूरों की आवश्यकता है, लोगों की आवश्यकता है। तो लोग ग्रामीण से कहाँ जाने लगे, शहरों में जाने लगे, नगरों की ओर जाने लगे। सन 1800 में 10,000 की आबादी वाले कस्बों तथा शहरों में कुल जनसंख्या 20% लोग निवास करते थे। 1900 तक आते आते 74% लोग शहरों में रहने लगे। अब देखिए कितना बड़ा अंतर आ गया है, अर्थात ज़्यादातर जो लोग थे वो शहरों की ओर जाने लगे। लंदन 20वीं सदी के प्रारंभ में 7 करोड़ के आसपास की आबादी वाला विश्व का सबसे बड़ा नगर बन गया। ये औद्योगिकरण का केंद्र बन गया, अर्थात यहाँ पर उद्योग धंधे, फैक्ट्रियाँ, कारखाने बहुत ज़्यादा लगाए गए। इसकी वजह से यहाँ पर क्या है कि जो जनसंख्या है वो बढ़ गई। औद्योगिकरण का भारतीय समाज पर प्रभाव। अब देखिए जो औद्योगिक क्रांति हुई है उसका हमारे भारत पर क्या प्रभाव पड़ा है। यूरोप विशेषकर ब्रिटेन जब तीव्र औद्योगिकरण की राह पर अग्रसर था, उस समय भारत ब्रिटिश उपनिवेश था, अतः भारत पर ब्रिटिश औद्योगिकरण का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। भारत में सस्ते कपड़े और मशीन निर्मित औजारों की निर्बाध आयात तथा ब्रिटिश नेतृत्व वाले उद्योगों की स्थापना ने देसी ग्रामीणों के उद्योगों को नष्ट प्राय कर दिया। देखिए जो उद्योग धंधे लगाए गए ब्रिटेन के द्वारा और जो उत्पादन हुआ, तो उनका कारण क्या रहा कि यहाँ से जैसे कच्चा माल उनको प्राप्त होता था, ठीक है। अब कच्चा माल यहाँ से प्राप्त होता था, उसको वो तैयार करते थे और फिर वापस उसको बेचते थे। तो यहाँ तो कच्चा माल है ही नहीं भारत में, तो क्योंकि कच्चा माल तो अंग्रेजों ने उपयोग ले लिया। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ के जो स्थानीय जो उद्योग थे वो क्या हो गए, नष्ट हो गए और बेरोजगार हो गए। ग्रामीण कारीगर अलाभकारी व्यवसाय को छोड़कर कृषि की तरफ झुक गए। अब लोग क्या है कि जो पहले जैसे छोटे छोटे उद्योग धंधों में वो काम करते थे, तो उनको उन्होंने बंद कर दिया और अब खेती की तरफ वो झुक गए। प्रारंभ में ब्रिटिश औद्योगिकरण का आश्चर्यजनक ढंग से भारत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। भारत के कुछ क्षेत्रों का विऔद्योगिकरण होता है। जो उद्योग धंधे हैं उनके नष्ट होने की जो प्रक्रिया होती है उसको विऔद्योगिकरण कहते हैं। भारत के परंपरागत औद्योगिक केंद्रों का पतन हो गया। सूरत, ढाका, तंजौर, मुर्शिदाबाद, मसूलीपट्टनम का मैनचेस्टर प्रतियोगिता के चलते अस्तित्व कमजोर हो गया। अर्थात जो ब्रिटेन में जो मैनचेस्टर है वहाँ पर जो उद्योग धंधों की प्रतियोगिता है उसके जो बराबर नहीं कर पाए हम, और जो हम है वो हमारे भारत के जो उद्योग धंधे हैं वो तो धीरे धीरे क्या हो गए, नष्ट हो गए। ब्रिटिश संरक्षण के चलते मैनचेस्टर में बने कपड़े भारत की उच्च कोटि की रेशम की तुलना में अत्यंत सस्ते थे, इसलिए भारत में बने हुए माल की मांग समाप्त हो गई। अर्थात जो भारत में जो बनाया गया माल था वो धीरे धीरे क्या हो गया, अब उसकी मांग कम हो गई। अंग्रेजों के नेतृत्व में कुछ नए क्षेत्रों में उद्योग लगाए गए, जिससे इन क्षेत्रों की जनसंख्या में वृद्धि हुई। जैसे बम्बई, मद्रास तथा कलकत्ता का अंग्रेजों ने व्यापार अथवा कच्चे माल को ब्रिटेन भेजने की दृष्टि से तथा निर्मित माल को भारत में लाने की दृष्टि से विकास किया। कुछ 2-3 बंदरगाह थे जहाँ पर अंग्रेजों ने कुछ उद्योग धंधे भी लगाए। कारण था उसका क्योंकि लाभ उनका ही था। वो क्या करते थे, कच्चा माल तो यहाँ से लेते थे और उसको तैयार करके वापस फिर यहीं पर बेचते थे। मुंबई के कपास, कोलकाता से जूट और चेन्नई से कहवा, चीनी, नील और कपास ब्रिटेन को भेजा जाता था। जहाँ जहाँ अंग्रेजों का प्रवेश शीघ्र तथा बड़ी संख्या में हुआ, वहाँ स्थानीय शिल्प एवं उद्योग शीघ्र से समाप्त हो गए। पूर्वी भारत जिससे अंग्रेजों का संपर्क देर से हुआ, वहाँ पर देर तक ग्राम्य शिल्प अस्तित्व में रहा। अर्थात जहाँ पर अंग्रेज बाद में पहुँचे वहाँ पर जो गांव के छोटे छोटे उद्योग धंधे हैं वो चलते रहे। ब्रिटिश काल में रेलवे के विस्तार ने भी भारतीय उद्योग धंधों पर नकारात्मक प्रभाव डाला।
ब्रिटेन में औद्योगिकरण के प्रभाव से अधिकतर लोग नगरों की तरफ आए, जबकि भारत में प्रारंभ में व्यवसाय के अलाभकारी होने के कारण लोगों को खेती की तरफ जाना पड़ा। अब देखिए भारत में उल्टा हुआ है। भारत में क्या है कि लोग पहले काम धंधे करते थे तो उनको छोड़ छोड़ कर अब कहाँ जा रहे हैं, वो खेती की तरफ जा रहे हैं, जबकि इंग्लैंड में गाँवों से कहाँ जा रहे हैं, नगरों या शहरों में जा रहे हैं। अब देखिए जो इस प्रकार औद्योगिकरण का अभिप्राय भारतीय संदर्भ में मशीनों से उत्पादन बढ़ाने से ही नहीं अपितु नए सामाजिक समूह तथा नए सामाजिक संबंधों के उदय से भी है। औद्योगिकरण के प्रारंभिक दौर में भारतीय सामाजिक संरचना में व्यापक बदलाव हुए। औपनिवेशिक काल में पुराने शहरों का उनकी व्यावसायिक गतिविधियां ठप पड़ने से अस्तित्व कमजोर हो गया तथा इनकी जगह औपनिवेशिक शहरों का उद्भव और विकास हुआ। अर्थात जैसे जैसे मशीनों का युग आगे बढ़ा वैसे वैसे जो छोटे शहर थे उनका अस्तित्व कम, जबकि जो बड़े शहर थे जहाँ उद्योग धंधे लगाए गए थे उनका विकास होने लगा। ब्रिटिश भारत में कोलकाता पहला ऐसा नगर था जहाँ पर ये जो व्यवस्थाएं हैं वो हुई। सन 1690 में जॉब चारनाथ नाम के अंग्रेज व्यापारी ने हुगली नदी के तट पर 3 गांव कोलिकाता, गोविंदपुर तथा सुतानुती को व्यापार का केंद्र बनाने के लिए पट्टे पर लिया। 1698 में फोर्ट विलियम की स्थापना रक्षा एवं सैन्य ठिकाने का विकास के उद्देश्य से की गई। कोलकाता में अंग्रेजों के द्वारा एक किला बनाया गया फोर्ट विलियम 1698 में, जहाँ पर वो अपने माल को रख सके और अपने जो सैनिक है वो भी रख सके। ठीक है, इस प्रकार इस नगर का विस्तार हुआ। ब्रिटिश हितों के चलते भारत में औद्योगिक औपनिवेशिक काल में उस प्रकार का औद्योगिकरण नहीं हुआ जिस प्रकार का ब्रिटेन में हुआ था। अंग्रेजों ने भारत में उद्योग धंधे नहीं लगाए अथवा लगाने की अनुमति नहीं दी जो ब्रिटेन में कुशलता से चल रहे थे। अपितु भारत में स्वयं के नेतृत्व में भी व्यवसाय धंधे पनपाए जो ब्रिटेन में श्रम, जलवायु, परिवहन आदि के कारण अलाभकारी थे। इसी प्रकार उद्योग प्रमुख था चाय की बागवानी। देखिए अंग्रेजों ने वही उद्योग धंधे यहाँ पर लगाने की अनुमति दी जिनकी जरूरत थी, जो अंग्रेजों के लिए लाभकारी हो सकते थे यहाँ के लिए। बाकी जितने भी उद्योग धंधे थे उन्होंने अपने देश में ही लगाए। औपनिवेशिक सत्ता ने मजदूरों को बलपूर्वक सस्ती दरों पर काम कर लिया। ब्रिटेन एक प्रजातांत्रिक देश था, लेकिन उपनिवेशों में उसने लोकतंत्र के मूल्यों को ताक में रखकर अपने नागरिकों को, जो भारत में बागान मालिक थे, के हितों के लिए अधिकतम पूर्ति हेतु कार्य किया। भारत में 1851 में असम में चाय उद्योग का प्रारंभ हुआ। 1903 तक उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर असम में 4,79,000 स्थायी और 93,000 अस्थायी लोगों को चाय बागानों में काम पर रखा गया, अर्थात जो मजदूर थे उनकी भर्ती की गई। असम में इतने लोग कार्य हेतु उपलब्ध नहीं थे, अतः बागानों की अस्वास्थ्यकर स्थितियों के कारण इलाज में खर्चा भी अधिक होता था। इस व्यय के लिए बागान मालिक एवं ठेकेदार सहमत नहीं थे। अंग्रेजों ने इन स्थितियों से निपटने के लिए ऐसे कानून बनाए जो गरीब मजदूरों के पास कोई विकल्प नहीं बचा सका। अंग्रेजों ने ट्रांसपोर्ट ऑफ नेग्रो लेबर्स एक्ट 1863 जिसका 1865, 1870 और 1873 में संशोधन किया गया का प्रयोग करके मजदूरों को प्रलोभन, बल, भय के द्वारा असम भेजा गया। श्रम एवं उत्प्रवासी विधेयकों 1901 असम लेबर एंड इमिग्रेशन के प्रावधान किया गया कि मजदूर 4 साल के लिए असम में मजदूरी करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई मजदूर इस निर्देश का पालन नहीं करता था तो उसे जेल हो सकती थी। दूसरी तरफ बागानों के मालिकों ने अंग्रेजों का रहन सहन शाही तथा विलासिता से भरपूर था। अब देखिए हुआ क्या कि
अंग्रेजों ने जो भी नियम और जो भी कानून बनाए और जो भी उन्होंने संशोधन किया वो अपने लिए किया, अर्थात अपने लिए और जो उनके जो सहयोगी थे उनके लिए किया। बाकी यहाँ के किसानों मजदूरों, ठीक है, उनको एक तरीके से उनकी जो स्थिति थी उनकी स्थिति बहुत बेकार बना दी उन्होंने, ठीक है। और कई प्रकार के टैक्स लगा दिए, कई प्रकार से उनको जो नियम थे उनमें बांध दिए। ओके।